नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज नेशन की खास पेशकश। मैं हूं आपके साथ अनुराग दीक्षित। इस अंतरिम बजट को किस तरीके से देखता है वो खास पैनल जो इस देश में पॉलिसी मेकर्स के लिहाज से भी अहम भूमिका निभाते हैं, इस मुद्दे पर हम बात करेंगे इस खास पेशकश में। मेरे साथ न्यूज नेशन नेटवर्क के एडिटर इन चीफ मनोज गेरोला सर हैं, साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं अरविंद विरमानी जी, आप सदस्य हैं नीति आयोग के। अरविंद सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा सर, इस अंतरिम बजट की वो खास बातें जो आपको लगता है कि विजनरी हैं आने वाले सालों के लिए। देखिए, बेसिकली जो प्रधानमंत्री का कहना है उसका दृश्य उस पर डिटेल दिया है। वो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो उसको हम इकोनॉमिस्ट, अर्थशास्त्री अंग्रेजी में कहते हैं सस्टेन्ड फास्ट इंक्लूसिव ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ये संक्षिप्त में इसको ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री का मैसेज है। तो इसमें तीन मेजर पार्ट्स हैं जिसको मैं जल्दी से बता दूंगा, फिर आगे आप एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो एक है कि ओवरऑल जिसको कहते हैं मैक्रो एनवायरनमेंट फॉर ग्रोथ, इन्वेस्टमेंट वगैरह, वो क्रिएट करनी थ्रू स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स, कंटिन्यूअस रिफॉर्म्स। जैसे वित्त मंत्री ने कहा रिफॉर्म, परफॉर्म, ट्रांसफॉर्म। तो एक तो ये है कि हमने ये रिफॉर्म्स किए हैं जिससे अच्छी इन्वेस्टमेंट हुई है, अच्छी ग्रोथ हुई है। बड़े मुश्किल टाइमों से ग्लोबल बहुत सारे शॉक्स आए हैं, फिर भी हम फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी हैं। तो ये स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए हैं और ये रिफॉर्म्स हम करते रहेंगे ताकि इकोनॉमी और आगे बढ़े। तो एक इसका ये है पार्ट। दूसरा है जिसको कह सकते हैं अंत्योदय एम्पावरमेंट। तो वित्त मंत्री ने बताया कि हम एंटाइटलमेंट से एम्पावरमेंट की तरफ जा रहे हैं और कई एग्जाम्पल्स उसके दिए पीछे, और आगे भी ये हम करते रहेंगे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि बेसिक लोगों को कैपेबिलिटीज, टूल्स, एसेट्स, इंफॉर्मेशन दी जाए सबको, अक्रॉस ऑल ज्योग्राफीज, ऑल ग्रुप्स को, सबको हम एम्पावर करेंगे ताकि उनके पास टूल्स हों। तो अगर आपके पास घर नहीं है तो आप और चीज़ों की नहीं सोच सकते, तो घर देंगे, पर आगे उसके बाद आपको काम अपनी एफर्ट वगैरह से करना होगा, एम्पावरमेंट में। सो ये दूसरा कंपोनेंट है इसका ओवरऑल, जिसको हम सस्टेन्ड फास्ट इंक्लूसिव ग्रोथ कहते हैं। और तीसरा है कि हमारी होलिस्टिक अप्रोच है और प्रैग्मेटिक है, क्योंकि कई चीज़ें होती हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती हैं। उसका एक उदाहरण है एनर्जी और क्लाइमेट प्रॉब्लम्स। तो ग्रीन इकोनॉमी, तो ग्रीन इकोनॉमी के कई पार्ट्स होंगे। होलिस्टिक व्यू लेंगे पर ऑल्सो प्रैग्मेटिक लेंगे, क्योंकि ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड इशू है, इसमें सिंपल नहीं है। तो उसी तरह हम बहुत साल से कह रहे हैं कि हमें इनपुट्स और आउटकम्स के नहीं देखना चाहिए, पर आउटकम्स, इनपुट्स एंड आउटपुट्स की जगह आउटकम्स देखने चाहिए। अगेन ये कहना आसान है, पर इसको इम्प्लीमेंट करना, मेजर करना ज़्यादा मुश्किल होता है, पर हम एफर्ट करेंगे। सो होलिस्टिक अप्रोच और प्रैग्मेटिक अप्रोच, तो ये तीनों मैसेज उन्होंने रिपीटेडली दोहराए हैं। उसके एग्जाम्पल दिए कि क्या क्या किया है, और थोड़ा सा दृश्य दिया है कि हम हाउसिंग पे थोड़ा ज़्यादा करेंगे, महिला के लिए क्या करेंगे, इतना किया है, करेंगे, यूथ के लिए क्या क्या किया है। और एक और चीज़ कहूँगा जो इम्पोर्टेंट है, वो कहीं पे सब जगह फिट होती है कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, स्टार्टअप्स, तो मॉडर्न इकोनॉमी। तो हमारे यूथ को खाली जो सदियों से सोच रहे हैं कि ये काम अच्छा है, ये बुरा है, हमें प्रधानमंत्री ने कहा कि अपॉर्चुनिटीज़ देखनी पड़ेंगी, कई नई अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी, उनको ग्रैब करना होगा
और उसका उदाहरण यही है कि R&D, फ्यूचर टेक्नोलॉजीज वगैरह। डॉक्टर बिरवानी, लेकिन इस बीच लोगों के जहन में जो ज्यादा सवाल था वो ये था कि देखिए 2 महीने बाद चुनाव हैं, कुछ पॉपुलिस्ट घोषणाएं होनी चाहिए थी, इनकम टैक्स में कुछ रियायतें मिल सकती थी, किसान सम्मान निधि में जो 6,000 रुपए का अमाउंट है वो बढ़कर 8,000 रुपए हो जाना चाहिए था, कुछ डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए कुछ और नए प्रोग्राम्स लॉन्च हो जाने चाहिए थे। वो सब कुछ नहीं नजर आया, पॉपुलिस्ट बजट नजर नहीं आया। देखो, हाँ, आपका क्वेश्चन मैं समझ गया, पर जब मैंने इंटरव्यू दी थी 1 दिन पहले और 4 दिन पहले, मैंने कहा था कि मोस्ट लाइकली होगा कि जिसको वोट ऑन अकाउंट करते हैं वो हम 50 साल से देख रहे हैं। मैंने पर्सनली मैं पता नहीं 15-20 बजट्स में इन्वॉल्व हुआ हूँ, तो जनरली इलेक्शन से पहले, और ख़ास करके ये गवर्नमेंट है, ये एक्सपेक्ट करती है कि हम फिर इलेक्शन के बाद आएंगे और प्रॉपर फुल बजट देंगे। तो मोस्ट लाइकली यही था कि नॉर्मल वोट ऑन अकाउंट इंटरिम बजट होगी और ख़ास चेंजेस नहीं होंगे। मैंने ये भी कहा था कि हो सकता है जैसे चीज़ें कोई एक्सपायर हो रही हैं, तो आपने सुना होगा वित्त मंत्री ने बोला कि 1-2 जो इंसेंटिव दिए हैं जिसको चलने देना चाहिए नहीं तो डिस्टर्बेंस हो जाएगी, वो एक्सटेंड कर दिए। वो एग्जैक्टली मैंने यही बोला था कि कोई ऐसी चीज़ें 1-2 होंगी, और 2-3 प्रोग्राम्स की एनहांसमेंट वगैरह बताई हैं। बट आप बिल्कुल सही हैं, जो फिस्कल ग्लाइड पाथ ऑल्सो मैंने कहा था, मुझे एक्सप्लिसिटली पूछा था कि फिस्कल का क्या होगा। मैंने कहा था कि जो इस साल का तो सब डिस्कस हो गया है, ऑन ट्रैक है ही सही, पर गवर्नमेंट ग्लाइड पाथ जो दिया है 15वीं फाइनेंस कमीशन ने, जो मिनिस्टर्स ने, PM ने, सब ने कहा है कि ये ग्लाइड पाथ ऑफ फिस्कल करेंगे हम, उस पर ही अमल रहे। ठीक है, तो आप करें कि जैसे आप उम्मीद करके चल रहे थे, एक्सप्लिसिटली लोगों ने क्वेश्चन किया था कि वैसा ही ये बजट है जैसा कि आप भी मानकर चल रहे थे। मनोज सर, आपको लगता है कि पॉपुलिस्ट बजट अगर हम इसको नहीं मान रहे हैं तो हम इसको बैलेंस्ड बजट कह सकते हैं, हम इसको इकोनॉमिक फंडामेंटल्स, इकोनॉमिक बेसिक्स के लिहाज से एक आदर्श बजट कह सकते हैं? हाँ, देखिए, ये आपका कहना बिल्कुल ठीक है, लेकिन इससे पहले मेरा एक सवाल है। तो मेरा एक बेसिक क्वेश्चन सर आपके साथ ये है बिरमानी जी, कि अगर हम, आवाज आ रही है मेरी ना? जी जी जी, आप कंप्लीट करें। तो ऐसा है, मेरा जो एक क्वेश्चन, लगता है डॉक्टर बिरमानी हमारे साथ नहीं है, लेकिन मनोज सर आप कंटिन्यू करें। अच्छा, ठीक है। हाँ, नहीं, मैं एक क्वेश्चन जो मैं पूछना चाहता था, वो क्वेश्चन ये था कि इन्होंने कहा कि एक बिल्कुल ही इंक्लूसिव ग्रोथ है, कि हम कि जैसे बात करी है, जबकि कई सेगमेंट में चार्जेस ये लगता है कि ये जो ग्रोथ है ये नीचे के तबके तक उतनी नहीं पहुंची जितनी कि पहुंचनी चाहिए थी। अच्छा, है ना? तो और ये के शेप की रिकवरी है जी। तो अब यही है कि ये इंक्लूसिव कहाँ से हुई, लेकिन साथ में ये भी फैक्ट है कि आज हमारी जो इकोनॉमी है, आज हमारा जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये वर्ल्ड में हाईएस्ट है, मतलब अगर लार्ज इकोनॉमीज की बात करें जी। और जहाँ तक आज के का जो इंटरिम बजट है इसकी बात है, तो हम देखें तो इंटरिम बजट में जैसे हमने सुबह बात करी थी कि जो पैरामीटर्स हम देखेंगे वो बेसिकली है क्या? फिस्कल डेफिसिट। सबसे बड़ा पैरामीटर होता है फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट का जो पहले टारगेट था 5.9%, वो आज रिवाइज करके 5.8% हो गया, तो ये ओवरशूट करा जी। मतलब ये तो एक बहुत बड़ा वो है, और अगले साल के लिए 5.1%, और अगले साल के लिए 5.1, जो कि पहले बात कर रहे थे कि 5.3 होगा जी। तो आप ये देखिएगा कि तो एक तो बहुत अच्छा फिस्कल डिसिप्लिन इस सरकार ने मेंटेन करा है। सरल शब्दों में अगर आप बता सके दर्शकों को कि फिस्कल डेफिसिट अगर हम अपना कंट्रोल रखते हैं तो इसका मतलब क्या होगा? देखो, फिस्कल डेफिसिट का कंट्रोल करने का मतलब है कि इन्वेस्टर्स का हमारे देश की इकोनॉमी में एक कॉन्फिडेंस बढ़ता है। तो इससे क्या होता है कि बाहर के जैसे बैंक्स हैं, बाहर के जैसे इन्वेस्टर्स हैं, वो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, या हमारी कंपनीज जब बाहर जाके फंड रेस करती हैं, क्योंकि एक हमारी कॉन्टिन्यूटी बनी हुई है, हमारी इकोनॉमी में स्टेबल है, तो उन्हें फंड रेस करने में आसानी होती है, और फंड रेस कर और उन्हें जो फंड का जो इंटरेस्ट रेट होता है वो भी जनरली ठीक होता है। भाई, अगर आप इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे या अगर किसी अनस्टेबल इकोनॉमी में करेंगे, या जहाँ फिस्कल डेफिसिट ज़्यादा है या उसमें कंट्रोल नहीं है, तो
नेचुरली जो इन्वेस्टर होगा, जो बैंक्स होंगे, उन इकोनॉमीज में नहीं करेंगे, वो हमारे देश में इन्वेस्ट सर, करेंगे। इसको सरल शब्दों में ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर फिस्कल डेफिसिट कंट्रोल रहता है तो पूरी दुनिया में ये मैसेज जाता है कि भारत की अर्थव्यवस्था पाकिस्तान या श्रीलंका जैसी अर्थव्यवस्था नहीं है, बहुत ही मजबूत अर्थव्यवस्था है। और क्या उससे निवेश बढ़ेगा और क्या उससे रोजगार की संभावना बढ़ेंगी? हाँ, आप देखिएगा कि जब इन्वेस्टमेंट आएगा तो कंपनियां, एग्जिस्टिंग कंपनियां एक्सपेंड करेंगी या फिर नई नई कंपनियां खोलेंगी, तो उससे फिर क्या होगा कि उससे तो रोजगार बढ़ेगा। और जब जब इकोनॉमी में पैसा आएगा, जब सर्कुलेशन में पैसा आएगा, तो वो जनरली क्या होता है कि हर तबके के लोगों को उसका जो बेनिफिट है मिलता है। ठीक है। पहली चीज़ तो आज का जो सबसे बड़ा जो पैरामीटर था जिसके ऊपर वोटर अकाउंट में जिसमें नज़र थी, वो ये था। ठीक है। दूसरा जो है, अगर हम कैपेक्स की बात करें तो कैपेक्स का क्या हुआ था, आपको ध्यान होगा कि कोरोना का जब पीरियड था 2020 हाँ, से तो कोरोना आगे। के बाद, हाँ, तो कोरोना में क्या हुआ उस वाले पीरियड में, क्योंकि प्राइवेट इन्वेस्टमेंट बंद हो गया था बिल्कुल, और उस समय तो इकोनॉमी एक तरीके से बिल्कुल ही ख़त्म सी हो गई थी, बैठ गई थी। तो ऐसे में फिर गवर्नमेंट ने अपना जो एक्सपेंडिचर है उसको बढ़ाया, कैपेक्स उस समय में बढ़ा, और उसने इकोनॉमी को जो बूस्ट देना चाहिए था वो दिया। ठीक है। तो अभी तो आपने देखा होगा कि 3.4% जीडीपी, 11 लाख करोड़ का जो है, जो अगले साल का टारगेट है, वो पिछले साल का भी करीब सेम था, उससे 3.3% ज़्यादा है। हाँ, तो आप देखिएगा कि तो इससे भी जो इकोनॉमी को जो बूस्ट मिल रहा है, वो अगले साल भी वो चीज कंटिन्यू रहेगी। कैपेक्स मतलब कैपिटल एक्सपेंडिचर। सर, और कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या होगा? कैपिटल रोड ज्यादा बनेंगे, पुल बनेंगे, हाँ, क्या कैपिटल होगा? एक्सपेंडिचर होता है कि जब भारत सरकार अपना पैसा खर्च करती है, सरकार का पैसा खर्च करती है सड़कें बनाने में, डैम बनाने में, रेलवे बनाने में, या फिर डिफेंस में, पीएसयूज में, वो सारा वो पैसा खर्च होता है। जनरली जब ये पैसा खर्च होता है तो उसमें लोगों को रोजगार ज़्यादा मिलता है और इकोनॉमी को एक बहुत बड़ा बूस्ट मिलता है। ठीक है। सर, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, धीरेन्द्र कुमार जी जुड़ चुके हैं। आप देश के जाने माने मार्केट एक्सपर्ट हैं, सीईओ हैं वैल्यू रिसर्च के। धीरेन्द्र सर, आप आज के बजट को किस तरीके से आंकते हैं आने वाले वक्त में, पॉलिसीज के लेवल पर, 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के स्तर पर? नहीं, मुझे लगता है ये बहुत ही साधारण सा और कंटिन्यूटी प्रोवाइड करने वाला बजट था ये, बल्कि पूरा बजट भी नहीं था। और हमें देखना होगा कि जून में हमारा बजट कैसा आता है। लेकिन बजट से एक चीज जरूर पता चल गया कि हमारे बजट का स्केल कैसा है, टैक्स मोबिलाइजेशन किस तरह से चल रहा है, इकोनॉमी की स्थिति कैसी है, डेफिसिट कैसा है। तो बेसिकली हमारे फाइनेंशियल हेल्थ का ये पॉइंटर है। और इससे क्योंकि इस बजट में जो एक आम आदमी की जो उम्मीद होती है कि कहीं पे टैक्स में कटौती होगी, कहीं पे कोई छूट मिलेगा, कहीं पे कोई फायदा होगा, किसी भी तरह का छोटा मोटा फायदा या नुकसान इस बजट में नहीं हुआ है। जी, टैक्स में बदलाव होना चाहिए, ज्यादातर लोगों की उम्मीदें थी। क्या आपको लगता है कि वित्त मंत्री ने अंतरिम बजट में टैक्स को लेकर कोई बदलाव ना करने का जो ऐलान किया है, यही आइडियल सिचुएशन होनी चाहिए सर? इंटरिम बजट से यही उम्मीद की जानी चाहिए? हाँ, इंटरिम बजट में तो ये बेसिकली सरकार को सॉल्वेंसी प्रोवाइड करने के लिए इंतजाम है, इसलिए इसको शॉर्ट टर्म देखना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों की जरूरत थी। अगर टैक्स के तौर पे अगर नहीं देखा जाए कि टैक्स की कुछ छूट कुछ मिलती, लेकिन हमारे सिस्टम में बहुत तरीके के एनोमलीज हैं और बहुत सारी चीजें महंगाई दर से, जैसे आपने देखा होगा कि सेक्शन 80C के तहत आपको 1.5 लाख रुपए का पुराने टैक्स सिस्टम में जो छूट मिलती है, वो साल दर साल बदला ही नहीं है। हमारे टैक्स रेट जो है वो महंगाई के हिसाब से बदले ही नहीं है। तो और दूसरा चीज की जो हाउसिंग लोन पे जो इंटरेस्ट का जो सीलिंग है कि 2 लाख रुपए तक आपको उस पर टैक्स, सरकार अगर चाहती है कि इंसेंटिवाइज करे लोग मकान खरीदें, और चूंकि मकान खरीदना उसका अंडरलाइन ये है कि यहाँ पे बहुत रोजगार मिलता है लोगों को। जब भी नए मकान बनते हैं तो वहाँ लोगों को बहुत काम मिलता है, और ये सरकार का जो पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है जॉब प्रोवाइड करने का, वो भी फुलफिल होता है। और लोग, लेकिन वहां पे भी किस तरह की कार्रवाई नहीं हुई। मुझे लगता है कि ये लोगों की उम्मीदें थी। और बजट में जो मैं सोचता हूँ कि एक फाइनेंशियल बिल है और यहाँ पे बहुत सारे ग्लिचेस को क्लियर किया जा सकता है। एक बड़ा सा ग्लिच जो रियल स्टेट रेगुलेशन एक्ट आया था, लाखों लोगों को मकान नहीं मिला है, वहां पे कुछ कार्रवाई करने की जरूरत थी। जी,
धीरेन्द्र सर, टैक्स के मोर्चे पर मैं आपसे थोड़ा और समझना चाहूंगा। सरकार ने, वित्त मंत्री ने आज अपने बजट भाषण में पिछले 10 साल का जो रिपोर्ट कार्ड है वो भी सामने रखा, जिसमें सरकार ने कहा कि देखिए अब जो रिफंड है वो औसतन 10 दिन में मिल जा रहा है। हमने टैक्स रिफंड के पूरे प्रोसेस को बहुत बेहतर किया है। 10 साल में डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन बढ़ा है, रिटर्न फाइल करने वालों की संख्या 2.5 गुना लगभग बढ़ चुकी है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जो टैक्स रिलेटेड प्रोविजंस गैर जरूरी थे उनको खत्म कर दिया है। वो 10,000 रुपए का अगर टैक्स बनता है तो उसको माफ कर दिया जाएगा, इस तरीके के कुछ ऐलान भी किए हैं। ओवरऑल टैक्स के मोर्चे पर पिछले 10 साल के रिपोर्ट कार्ड को आप किस तरीके से आंकते हैं सर? नहीं, मुझे लगता है कि वहां पे हम लोगों ने बिल्कुल तरक्की की है। अब केवल टैक्स दरों में कमी करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो जीएसटी जो का जो बोझ है, जीएसटी का जो वजन है, जीएसटी का जो जिस तरह का विस्तार हुआ है हमारे देश में, भले ही कम लोग टैक्स, डायरेक्ट टैक्स पे, इनकम टैक्स पे करते हो, पर अगर आप पार्ले जी का भी 5 रुपए का अगर आप बिस्किट खरीदते हैं तो उस पर भी जीएसटी लगता है। उस तरह से भारत में आज जो जिस तरह से जीएसटी का विस्तार हुआ है, उसमें ये कहना कि कोई बहुत कम लोग टैक्स पे करते हैं, ये गलत होगा जी। सब लोग टैक्स पे करते हैं और ये अनिवार्य हो गया है। इसका एग्जीक्यूशन, इम्प्लीमेंटेशन बहुत दमदार है, बहुत जबरदस्त है और ये अच्छी बात है। लेकिन जो लोग सिलेक्टिव और जो लोग कंप्लाई करते हैं उनको तो ये सुविधा मिलनी ही चाहिए। पहले स्थिति बहुत खराब थी, यहाँ पे बहुत और सुविधा की जरूरत है और इन चीजों में बिल्कुल एक बदलाव हुआ है और हमें देखना चाहिए कि हम इसको कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। ठीक है, धीरे से एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा। टैक्स पेयर्स 2013-14 में हमारे देश में 3 करोड़ 36 लाख थे, जो 2023-24 में बढ़कर 7 करोड़ 41 लाख हो गए। जीएसटी पे करने वालों का जो आंकड़ा है उसको भी अगर हम देखें तो 2017 में 98 लाख लोग जीएसटी देते थे, 2023 के आखिर तक आते आते 1 करोड़ 40 लाख लोग जीएसटी दे रहे हैं। ये जो ट्रांसपेरेंसी है और जो सरकार की कोशिश रही, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की कोशिश रही कि टैक्स पेयर्स का जो बेस है उसको ज्यादा बढ़ाया जाए, उस दिशा में मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सही तरीके से आगे बढ़ती नजर आ रही है? जी हाँ, मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ा नंबर है, 7 करोड़ लोगों का डायरेक्ट टैक्स पे, इनकम टैक्स पे करना। और जीएसटी के दायरे में तो सारे लोग आ ही जाते हैं, क्योंकि जीएसटी के डीलर्स और वेंडर्स चाहे जो भी हो, उसका वहन तो सब आम जनता करती है और हर एक आदमी, किसी के लिए जीएसटी से बच पाना संभव नहीं है। तो यहाँ पे सरकार ने बहुत बड़ा बदलाव किया है। बल्कि लोग जो बोलते हैं कि डिमोनेटाइजेशन एक फेलियर था, शायद वो फेलियर था बहुत सारे डायमेंशंस पे, पर इस डायमेंशन पे वो बहुत ही खरा उतरा है कि लोगों के मन में और खासकर जीएसटी का जो इम्प्लीमेंटेशन है, डिमोनेटाइजेशन और जीएसटी, इन दोनों की वजह से जो हमारे ऑर्गेनाइज सेक्टर का जो विस्तार हुआ है, जिससे बच पाना मुश्किल है, जिसके और इनपुट टैक्स का जो मैकेनिज्म एस्टैब्लिश हुआ है, ये काफी जबरदस्त है और इससे लोगों के लिए एक खास स्केल के बाद टैक्स से बच पाना असंभव है। ठीक है, एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा, पॉलिटिकल जवाब उसका सर। क्या आज के बजट भाषण से आपको भी लगता है कि सरकार पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है? सरकार को लगता है, वित्त मंत्री को लगता है कि अपने अंतरिम बजट भाषण में किसी भी पॉपुलिस्ट ऐलान करने की जरूरत नहीं है, उसी की झलक यहां पर देखने को मिल रही है? जी हाँ, बिल्कुल। यहाँ पे कोई भी पॉपुलिस्ट मूव नहीं लिया गया है, जो कि बहुत आसानी से बिना ज्यादा पैसा खर्च किए हुए लिया जा सकता था। तो अगर ये कॉन्फिडेंस दर्शाता है तो बिल्कुल ये कॉन्फिडेंस है। और दूसरी तरफ मुझे अगर इससे सिग्नल्स लेना हो तो ये जो 10,000 रुपये और 25,000 रुपये का जो छोटे छोटे केसेस थे और 1 करोड़ लोगों के केसेस थे जी, इनको खत्म कर देना, ये सरकार का बिजनेस लाइक एटीट्यूड बहुत ही जबरदस्त लगा। क्योंकि इससे आपको पता चलता है कि सरकार इन चीजों को बहुत बारीकी से देख रही है, झंझट को खत्म कर रही है। और 1 करोड़ लोगों के केस के लिए अगर इस रकम के लिए अगर सरकार सालों साल अगर चिट्ठी पत्री करती रहती है तो उस पर खर्चा ज्यादा हो जाएगा, इसके बजाय कि जितना टैक्स मिलना है। बिल्कुल बिल्कुल। मनोज सर, इस सवाल का जवाब मैं आपसे भी जानना चाहूंगा। ये सरकार में कॉन्फिडेंट सरकार नजर आती है, इसी के मद्देनजर कोई पॉपुलिस्ट ऐलान नहीं यहाँ पर किया है सरकार ने, वित्त मंत्री ने? हाँ, देखिए, ऐसा है कि राम मंदिर बनने के बाद तो जैसे कि हम लोग अपने एडिटोरियल मीटिंग में भी बात करते हैं कि अब बीजेपी के सामने पॉलिटिकल चैलेंजेस बहुत कम हैं। और अगर अभी हम देखें तो थोड़े दिनों पहले ही बिहार के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार भी इंडिया अलायंस छोड़कर बीजेपी के साथ आ गए। उसके पीछे एक रीज़न यही है कि उन्हें लगता है कि पॉलिटिकली उनका जो फ्यूचर है वो बीजेपी के साथ काम करने में
कहीं ज़्यादा अच्छा है। और इससे पहले जो 3 स्टेट में इलेक्शन हुए थे उसमें बीजेपी ने स्वीप करा था। और जो भी इंटरनल सर्वेस हैं या किसी भी तरीके के या फिर जो इंडिपेंडेंट एजेंसीज़ या टीवी चैनल्स, उनके जो भी सर्वे हैं, हर कोई एक ही बात कहता है कि मोदी सरकार वापस आएगी। और ये वोट ऑन अकाउंट की अगर हम बात करें तो ये चीज़ वोट ऑन अकाउंट में भी अगर हम देखते हैं तो ये चीज़ सामने आती है। आपको ध्यान होगा कि लास्ट टाइम 2019 में भी ये था कि थोड़ी बीजेपी की और एनडीए की हवा थी उसके फेवर में, लेकिन तो भी गवर्नमेंट में वो जो कॉन्फिडेंस है वो नहीं था। तो इसीलिए जो एक वेलफेयर स्कीम थी, किसान सम्मान निधि वो आई थी। तो अभी हम जैसे पहले उम्मीद कर रहे थे कि कहीं ऐसे ना हो कि बीजेपी सभी कुछ देखते हुए भाई बिना कोई चांस लेते हुए कुछ वेलफेयर स्कीम का अनाउंसमेंट करे, लेकिन ऐसा इस बजट में कुछ है नहीं। तो इसका मतलब ये भी है कि अगले 5 साल उन्होंने ही सरकार चलानी है। वो कोई ऐसी चीज़ नहीं करना चाहते थे जिससे कि उनको खुद ही को दिक्कत हो। तो ये मेरे ख्याल से बिल्कुल एक दिखाता है कि बीजेपी के अंदर आज की डेट में कॉन्फिडेंस। धीरेन्द्र सर, आरएनडी पर जोर देने का ऐलान किया है वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में, जिसको बताया जा रहा है कि देखिए इसका असर आने वाले वक्त में बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स जहां अभी बहुत ज्यादा एक्सप्लोर किया जा सकता है, उस लिहाज से बेहद जरूरी है। जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिहाज से भी आपको लगता है कि ये बेहतर ऐलान है? किस चीज के बारे में आप कह आरएनडी, रहे हैं? रिसर्च एंड डेवलपमेंट, प्राइवेट सेक्टर में खासकर। जी हाँ, ये एक बहुत बड़ा बदलाव है। और यहाँ पे इतने कमिटमेंट के साथ इतने सारे रिसोर्सेज को कमिट करना, क्योंकि अभी तक तो हम मैन्युफैक्चरिंग की सोचते भी नहीं थे। और जब ये मैन्युफैक्चरिंग की शुरुआत थी दौर अभी पीएलआई से शुरू हुई है, वहां पे हमारा अपना रिसर्च और इनोवेशन के लिए अगर इस तरह का इन्वेस्टमेंट अगर सरकार कैटलाइज करती है या एलोकेट करती है, और इस सरकार का एक खासा बात यह है कि अभी तक जो कुछ भी अचीव हुआ है या नहीं हुआ है वो तो दिखता है, लेकिन ये सरकार कुछ करने के बजाय केवल अनाउंस करने के बजाय या साधन या रिसोर्स उपलब्ध करने के बजाय ये एग्जीक्यूट करने में काफी माहिर है जी। और उसका जो असर है, और यहाँ पे एक इनिशिएटिव रिसोर्स के साथ अवेलेबल होना जहाँ पे हमें बड़ा बदलाव दिखेगा, इसके वजह से हमारे यहाँ इकोनॉमी में एक डिफरेंट तरीके का स्ट्रेंथ आ सकता है। रिसर्च के खर्चे का आउटकम या रिजल्ट एस्टिमेट करना ये बड़ा मुश्किल है, लेकिन इसका नुकसान नहीं होता है। और इसके वजह से जो इकोनॉमिक कॉन्फिडेंस या जिस तरह का आपके मैन्युफैक्चरिंग में जिस तरह की शुरुआत हुई है उसमें जिस तरह का मोमेंटम आ सकता है, उसका आकलन करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ चुके हैं, सचिन चतुर्वेदी जी। आप डीजी हैं आरआईएस के। सचिन सर, बहुत स्वागत है आपका। सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि आज का जो वित्त मंत्री का भाषण है ये देश को 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ ले जाने वाला है। विजनरी बजट भाषण है। सर, आप जरा दर्शकों को सरल शब्दों में समझा सकें अगर कि कैसे हम आगे बढ़ रहे हैं उस मोर्चे पर। देखिए, उसके 3 महत्वपूर्ण अंग हैं, जैसा अभी आप चर्चा कर रहे थे। सबसे पहला, किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए, और जो 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की आप बात कर रहे हैं, उस 5 ट्रिलियन इकोनॉमी में नॉलेज इंडस्ट्री, आरएनडी उसका बेसिस हो, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उसी के लिए, जैसा अभी आप चर्चा कर रहे थे मैन्युफैक्चरिंग के कंटेक्स्ट में, फ्यूचर मैन्युफैक्चरिंग सिर्फ आरएनडी के साथ ही हो सकता है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के साथ ही हो सकता है। तो इस बजट में जो 1 लाख करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है, जिसमें हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आरएनडी को बढ़ाने का काम, चाहे वो टेक्सटाइल इंडस्ट्री में हो जहां लेबर है, या आईटी और एआई बेस्ड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, तो सभी में हम एक मेजर स्वरूप उसका देखते हैं। दूसरा, इसका महत्वपूर्ण हिस्सा जो मुझे लगता है इकोनॉमी के सामने आने का, वो ज़्यादा करके उन लोगों के लिए है जो फिस्कल प्रूडेंस में विश्वास नहीं करते। तो सरकार की ये कोशिश कि हम फिस्कल प्रूडेंस, फिस्कल बैलेंस को रखें, तो जो 5.8 का वित्त मंत्री ने जिक्र किया, और अब हमारी कोशिश है कि हम उसको जो हमारा टारगेट 25-26 तक लेके आने का है रेवेन्यू का, उसको हम 4.5% पे फिस्कल डेफिसिट को लेकर के आएँ।
तो सबसे पहला जो हमारा भविष्योन्मुखी है, जो हमारे इकोनॉमिक प्रोग्रेस में इम्पिटस देने वाला है, वो ये एक मेजर आज का अनाउंसमेंट है। दूसरा, उसको हमने डिसिप्लिन के साथ किया है। और तीसरा, अनुराग जी, जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो कैपेक्स को अफेक्ट नहीं होने देना है। आज आप देख रहे हैं कि विश्व में भारत तेजी से उभरती हुई अर्थव्यवस्था है। बाकी सबके परसों IMF ने अपनी रिपोर्ट में 1%, 2%, 3% कहा है। भारत का इकोनॉमिक ग्रोथ करीब करीब 7% का आ गया है। तो ये जो 7% इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये उस समय पे है जब बाकी सबका डेसिलरेशन हुआ है। तो ये जो डेसिलरेशन बाकी लोगों का हुआ है, उसके चलते एक महत्वपूर्ण कदम भारत ने आज फिर वित्त मंत्री के माध्यम से उठाया है और हमने कैपेक्स को बिना किसी डिसरप्शन के इस साल भी आगे बढ़ाने का तय करा। जो 11 लाख करोड़ की बात हुई है, वो एक अत्यंत इंकरेजिंग फिगर है, जो अगर आप देखें पिछले बजट में तो उसकी कल्पना सिर्फ 10 लाख करोड़ पे की गई थी। सचिन सर, कैपेक्स कैपिटल एक्सपेंडिचर का जो असर है वो तो लंबे वक्त में दिखता है। कई लोगों के जहन में ये सवाल हो सकता है कि धीरेन्द्र सर, इस सवाल का जवाब मैं आपसे भी लेना चाहूंगा कि आप शॉर्ट टर्म चुनाव से ठीक पहले कुछ बड़े ऐलान कर देते, अगर इनकम टैक्स रिबेट का, किसानों की सम्मान निधि में कुछ रकम आप बढ़ा देते, DBT के जरिए कुछ और पैसा आप भेज देते लोगों के खाते में, तो शायद उससे आपको चुनाव में फायदा होता। कैपेक्स को बढ़ाने का असर तो रातों रात नहीं दिखेगा सर। आप करेक्ट कीजिएगा मुझे सचिन सर अगर मैं गलत हूं तो। सचिन सर आवाज पहुंच क्या? धीरेन्द्र सर आपसे भी इस सवाल का जवाब लूंगा और मनोज सर आपसे भी बाद में। धीरेन्द्र सर, कैपिटल एक्सपेंडिचर को बढ़ाने के पीछे की मंशा सरकार की लॉन्ग टर्म विजन की है? लॉन्ग टर्म विजन तो है ही। उसके अलावा ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, या आप रैंडमली या अब्रप्टली आप इसको कम नहीं कर सकते। कैपिटल एक्सपेंडिचर ये किसी एक अप्रैल से खर्चा शुरू होकर के 31 मार्च को खत्म नहीं होता है। बहुत सारे प्रोजेक्ट्स आपके ऑन गोइंग है, बहुत सारी कंटिन्यूटी में है। तो अगर हमें और अगर हमारे इकोनॉमी में अगर कोई भी चीज, कोई भी बड़ा ड्राइवर रहा है, सारी असुविधाओं के बावजूद, सारे डाउनटर्न के बावजूद, सारे रिसेशन के बावजूद, सारे कोविड वाले पीरियड के बावजूद, उस तरह के स्टॉपेज के बावजूद, तो वो सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर ही है। और अगर इस देश में अगर 5-7 साल में अगर कोई चीज दिख रहा है तो नए रेल ट्रैक्स, बड़े रोड, बड़े ब्रिजेस, और इसको अगर हम और इतने बड़े स्केल को अगर हम मोमेंटम को अगर हम डिसेलरेट करते हैं या अब्रप्टली रोकते हैं तो बहुत नुकसान होगा। पुराना लगाया हुआ पूंजी भी शायद डूब सकता है। ठीक है, इसीलिए वो जो विजन है उसकी झलक मनोज सर, वित्त मंत्री ने अपने भाषण में दिखाई है कैपेक्स के आउटले को बढ़ाकर। सचिन सर, मैं आता हूं आपके पास। हाँ देखिए, हाँ देखिए, पिछले साल जो करंट फाइनेंशियल में जो है 3.3% ऑफ द GDP, वही करीब 3.4%, वही एक तरीके से उसमें एक कंटिन्यूटी बनी हुई है। लेकिन अनुराग, मैं जो आप R&D की बात कर रहे थे, तो R&D का R&D मेरे ख्याल से किसी भी देश की इकोनॉमी में एक बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर हम अपने देश की बात करें तो मैं एक छोटा सा कंपैरिजन आपको दूंगा कि मैं सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर का मैं आपको देता हूं। टेलीकॉम सेक्टर जब से ओपन अप हुआ है, ओपन अप होने से पहले हमारे यहाँ छोटी मोटी R&D, जो ITI और ये जो C.TI, इस तरह की जो कंपनियां या ऑर्गेनाइजेशन थी वो करती थी। उसके बाद उसमें बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट हुआ, सारा का सारा बाहर से आया, और छोटा मोटा जो ये PSUs R&D वगैरह करती थी वो भी सारा का सारा ख़त्म हो गया। ये जिस समय मोदी जी ने डिजिटल इंडिया का अनाउंसमेंट किया था, मेरे ख्याल से 2014 या 15 की बात है, 14 की बात है, तो उस समय का मैं फिगर आपको बताता हूँ। उस समय पूरे देश में जो टोटल R&D का इन्वेस्टमेंट था हमारे देश में, वो 300-400 करोड़ से ऊपर नहीं था। और आज की रेट में भी वो 400-500, मैं सिर्फ टेलीकॉम सेक्टर की बात कर रहा हूँ, आज की रेट में भी 400-500 करोड़ से ऊपर नहीं है। वही हम चाइना की एक कंपनी ले, हुआवे का जो R&D का इन्वेस्टमेंट था वो $12 बिलियन था। वो मेरे ख्याल से आज की रेट में $15 बिलियन के करीब होगा पर एनम का।
तो आप ये देखिएगा कि वो लोग कंपनियां जो बड़ी बनी है ग्लोबल स्केल में, जो उन्होंने पूरा मार्केट कैप्चर करा है, उसके पीछे रीजन यही है कि उनका R&D का इन्वेस्टमेंट जो था जी, उनके जो प्रोडक्ट्स उन्होंने जो बनाए, हम तो उनके सामने कहीं टिकता ही नहीं है। ये बहुत अच्छी बात है, कम से कम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इसकी तरफ ध्यान तो गया जी। और आज का जो बजट है उसमें कम से कम इसके बारे में जिक्र इसकी तो शुरुआत किया। हो रही है यहाँ। शुरुआत भी, और वो स्केल की, मतलब आज की डेट में R&D में जब आप इन्वेस्ट करते हैं तो R&D में 400-500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट नहीं होता, उसमें आज की डेट में बिलियंस ऑफ डॉलर्स का इन्वेस्टमेंट होता है, और उस इन्वेस्टमेंट में भी रिजल्ट 5 साल के बाद ही आता है। आज आप देखिए IT सेक्टर की हम बात करें तो मेक इन इंडिया IT का आज की डेट में है क्या? कुछ भी नहीं है, बिल्कुल। किसी भी सेक्टर की आप बात करें तो ये मेरे ख्याल से एक बहुत वो है। सचिन सर, कुछ लोगों का कहना है कि देखिए मिडिल क्लास के लिए तो इस बजट भाषण में कुछ नहीं है, चुनाव से पहले कुछ तो होना चाहिए था। क्या कुछ ऐसा है जो सर हम अभी नहीं समझ पा रहे हैं इस भाषण को पढ़ने के बाद? थोड़ा आप डिकोड करके सरल शब्दों में समझा सके सर। हाँ, अच्छा सचिन सर। अनुराग जी, 2 या 3 बातें मुझे लगता है महत्वपूर्ण हैं, और अगर पिछली चर्चा को ही अगर हम आगे बढ़ाएं जिसमें आप इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की बात कर रहे थे, फिर मैं मिडिल क्लास के ऊपर आता हूं। अगर आप देखें 2014 से लेके 2022 तक सरकार ने करीब करीब 2000 प्रोजेक्ट्स इम्प्लीमेंट किए हैं जो करीब करीब 50 लाख करोड़ की लागत से बने हैं। तो जो आप कह रहे थे कि इसका असर तुरंत नहीं दिखेगा, अभी आपने देखा जब हमने अयोध्या में 4 लेन रोड्स का आपने खुद भी देखा, आपने उसको कवर भी किया, तो ये हमारे सामने इंफ्रास्ट्रक्चर निकल कर के आया है। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट में बता रहा हूं, लेकिन आज हम रेड सी की जो क्राइसिस हुई है उसके ऊपर अगर हमारे जहाज और हमारा बंदरगाह सारे काम कर रहे हैं तो उसका एक बड़ा कारण है कि हमने भारतमाला जैसा मेजर प्रोजेक्ट हमारे पोर्ट्स के इन्विगोरेशन के लिए, उनके नवीनीकरण के लिए करा। तो ये एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आज आपको दुनिया में इन्फ्लेशन सब जगह दिख रहा है, ऑयल की क्राइसिस दिख रही है, लेकिन भारत में वो क्राइसिस नहीं है। तो भारत ये क्राइसिस से कैसे उभर रहा है ये हमें रोज दिख रहा है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का ये जो हुआ, और इसका एक सबसे महत्वपूर्ण परिणाम और कारण शायद अगर आप समझें तो वो यही है कि प्रधानमंत्री ने स्वयं प्रगति नाम का जो कार्यक्रम शुरू किया, जिसके अंतर्गत प्रधानमंत्री के कार्यालय द्वारा PMO द्वारा लगातार प्रोजेक्ट्स की मॉनिटरिंग की जाती है। तो वो मॉनिटरिंग इन 10 सालों में लगातार हुई, और उस मॉनिटरिंग के चलते हुए 2000 प्रोजेक्ट्स से भी ज्यादा कंप्लीट किए जा चुके जो कि 50 लाख के थे। अब मैं अगर आपके मिडिल क्लास वाले सवाल के ऊपर आऊं और आप से ये बातचीत करना चाहें, तो अगर आप देखेंगे कि ये सिर्फ मिडिल क्लास में, अगर मुझे लगता है कि अगर आप देखें तो 3 तरह के बेहतर उपाय हम लोगों के सामने निकल के आए, और वो यूथ के लिए है, वीमेन के लिए है। दोनों क्षेत्रों में महत्वपूर्ण कड़ियां आई हैं। जो लखपति दीदियों की जो बात हुई है, जिसकी संख्या तेजी से बढ़ी है और सरकार ने उसके प्रयास किए। दूसरा, यूथ को पर्टिकुलरली जो लोग स्टार्टअप्स के साथ जुड़े हुए हैं उन लोगों के लिए शिक्षा के नए अवसर जुटाने के लिए, और मिडिल क्लास के लिए सबसे बड़ा सपना यही होता है कि उनके बच्चे अच्छे एजुकेशन ले लें। आप आज देखेंगे जिस संख्या में IIT, IIM, एम्स बनाने की आज वित्त मंत्री ने सामने बात रखी, रोड मैप रखा, मुझे लगता है वो महत्वपूर्ण है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए सचिन सर। बहुत बहुत शुक्रिया मनोज सर आपका भी, इस बजट का मतलब क्या है आने वाले वक्त के लिहाज से सरल शब्दों में अपने दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। धन्यवाद।